प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे तुर्की की। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने गाज़ा और लेबनान में इसराइल के हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है। अर्दोगन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अगर गाज़ा और लेबनान में इसराइल के हमलों को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है तो फिर इससे आगे बढ़ते हुए कदम उठाया जाए। इसराइल नहीं रुका है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को तुरंत 1950 में पारित प्रस्ताव के मुताबिक इसराइल के खिलाफ सेना के इस्तेमाल की सिफारिश करनी चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अंकारा में कैबिनेट बैठक के बाद अर्दोगन ने कहा, अगर सुरक्षा परिषद जरूरी इच्छा शक्ति नहीं दिखाती है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को बल के उपयोग की सिफारिश करने के अधिकार को तेजी से लागू करना चाहिए। अर्दोगन ने कहा कि गाज़ा में इसराइल ने भारी बमबारी और तबाही मचाई है और अब वही लेबनान में शुरू हो गया है। ये सब रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे मुस्लिम देश भी बनेंगे इसराइल का निशाना। अर्दोगन ने इस दौरान कहा कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले सभी मुस्लिम, यहूदी, ईसाइयों के लिए हम शांति की चाह रखते हैं। हम शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मुस्लिम दुनिया से एकजुट होने का आह्वान करते हैं। अर्दोगन ने कहा कि इसराइल का आक्रामक रवैया बढ़ता जा रहा है। अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो उसके हमले दूसरे मुस्लिम देशों को भी निशाना बनाएंगे। उत्तर कोरिया के प्रतिनिधि किम सॉन्ग ने भी इसराइल के हमलों की आलोचना की है। सॉन्ग ने न्यूयॉर्क में यूएनजी के 79वें सत्र में कहा, यह कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि एक देश इसराइल गाज़ा में भयंकर नरसंहार करने के बाद भी किसी भी तरह की निंदा और मंजूरी से अछूता है। ऐसा उसको अमेरिका के संरक्षण की वजह से है। इसराइल ने लेबनान में शुरू किया ज़मीनी आक्रमण। इसराइली रक्षा बलों ने लेबनान में भीषण बमबारी के बाद ज़मीनी हमला भी शुरू कर दिया है। मंगलवार को आईडीएफ ने कहा कि उसके सैनिकों ने हिजबुल्लाह की साइटों को टारगेट करने के लिए लेबनान की सीमा पार की है। आईडीएफ का कहना है कि उसके नौसैनिक दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लक्षित ज़मीनी हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना ने ऐसे संकेत दिए हैं जिनसे लगता है कि आने वाले दिनों में हमले बढ़ सकते हैं। आइए हम रूस की बात करें। रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के पहले चीन ने भारत पर दबाव बनाना तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि कजान में ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गलवान हिंसा के बाद पहली बार शिखर बैठक हो सकती है। इस बीच दोनों देशों ने तनाव को कम करने के लिए लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद पर अहम बैठक की है। कहा जा रहा है कि कई मुद्दों पर आने वाले समय में सहमति बन सकती है। इस बीच चीनी ड्रैगन ने नई चाल चल दी है जिससे भागना भारत के लिए असंभव होगा। चीनी वार्ताकारों ने भारत से मांग की है कि वो अपने अरुणाचल प्रदेश के 2 संवेदनशील इलाकों में चीनी सेना को गश्त लगाने की अनुमति दे। चीन ने यह मांग तब की है जब उससे लद्दाख के पास कारकुम पठार में क्रूज मिसाइल को मार गिराने और टेस्ट किया है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीन चाहता है कि भारत से यांगसी इलाके में गश्त लगाने का अधिकार दें, जो तावांग का पूर्वोत्तर का इलाका है। इसी इलाके में दिसंबर 2022 में दोनों ही पक्षों के बीच खूनी लड़ाई हो चुकी है। वहीं दूसरी जगह मध्य अरुणाचल में सुबानसिरी नदी घाटी है, दोनों ही जगहों पर दशकों पर भारतीय सेना का पूरी तरह से कब्जा है। चीन ने हालिया मांग पिछले 4 साल में दोनों देशों के बीच 21 दौर की बातचीत के बाद किया है। इस बातचीत में पूर्वी लद्दाख में एलएसी को लेकर चल रहे विवाद पर चर्चा हुई है। पूर्वी लद्दाख में चीन भारतीय सैनिकों को एलएसी व पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 12 और 13 में जाने से रोक रहा है। ये पूरा विवाद 972 वर्ग किलोमीटर में फैले डेप्सांग पठार में गतिरोध के बाद शुरू हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया कि चीन की मांग गैर वाजिब है। दरअसल चीन चाहता है कि वो लद्दाख में तब भारत को गश्त लगाने का अधिकार देगा जब भारत अरुणाचल में उसे ऐसा करना देगा। वहीं भारत ने साफ कर दिया कि वह चीन की इस मांग को नहीं मानेगा। भारत ने कहा कि अरुणाचल के इस इलाकों पर दशकों से भारत का कब्जा है। वहीं लद्दाख में गश्त बंद होने की बात करें तो ये मात्र अप्रैल 2020 से बंद है। इसके बाद से दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने है। इससे पहले मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार माना था कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवाद पेट्रोलिंग के अधिकार को लेकर है। जयशंकर ने कहा कि इस समय मुख्य मुद्दा गश्त लगाने का अधिकार है। उन्हें भारत और चीन के बीच रिश्तों को बहुत अशांत करने वाला है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि चीन अरुणाचल के इन 2 स्थानों पर गश्त लगाने की मांग कर रहा है और रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अरुणाचल के इन दोनों ही जगहों पर चीन कई बार घुसने का प्रयास कर चुका है, लेकिन भारत ने रोके रखा है। चीन ने यह मांग ऐसे समय की है जब उसने बातचीत वाले दिन ही क्रूज मिसाइल को मार गिराने का टेस्ट किया है। चीन चाहता है कि बातचीत के बाद दौरान भारत पर दबाव बनाया जाए, साथ ही अपनी ताकत को दिखाया जाए। भारत ने चीन को जवाब देने के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को तैनात किया है। चीन लंबे समय से तवांग पर अपना दावा करता है। अब नई मांग से तनाव सुलझाने के आसार कम दिख रहे हैं। आइए हम बैंकॉक की बड़ी दुर्घटना के बारे में बात करें। बैंकॉक से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ के उपनगरीय इलाके में मंगलवार को छात्रों और शिक्षकों को ले जा रही एक बस में आग लग गई। इस हादसे में 25 लोगों के मारे जाने की आशंका है। बता दें, अधिकारियों और बचाव दल ने जानकारी दी है। वहीं परिवहन मंत्री सूर्या ने घटनास्थल पर पत्रकारों को बताया कि बस में 44 लोग सवार थे। यह लोग मध्य उथाई थानी प्रांत से बैंकॉक स्थित
स्कूल जाने के लिए बस में सवार हुए थे, तभी दोपहर में करीब बस में आग लग गई। गृह मंत्री अनुतनी चरण विराकुल ने कहा कि अधिकारी अभी मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने घटनास्थल की जांच पूरी नहीं की है, मगर जिंदा बचे लोगों की संख्या के आधार पर 25 लोगों के मारे जाने की आशंका है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में पूरी बस आग में घिरी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि सड़क पर खड़ी बस के बाहर काले धुएं का गुबार उठ रहा है। फिलहाल छात्रों की उम्र का कुछ पता नहीं लग सका है। घटनास्थल पर मौजूद एक बचावकर्मी ने परिवहन मंत्री को बताया कि आग संभवतः एक टायर में विस्फोट होने और वाहन के सड़क के अवरोधक से टकराने के बाद लगी। बचाव समूह के 21 साल के होंगसाकुल खलोक लुआंग ने फेसबुक पर बताया कि बस में कम से कम 10 शव मिले हैं। आइए हम जापान की बात करें। जापान की संसद ने नवनिर्वाचित सत्तारूढ़ पार्टी एलडीपी के नेता शिगेरू इशिबा को देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। इससे पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। किशिदा के साथ ही उनकी पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने किशिदा और उनकी कैबिनेट के इस्तीफे की पुष्टि की है। किशिदा का कार्यकाल 3 साल का रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा है। हाल ही में शिगेरू इशिबा को जापान की सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी का नया अध्यक्ष चुना गया था। जापान में सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष ही देश का प्रधानमंत्री होता है, जिसके बाद शिगेरू इशिबा का जापान का नया प्रधानमंत्री बनना तय हो गया था। अब इशिबा जल्द ही अपनी कैबिनेट का ऐलान कर सकते हैं। एलडीपी पार्टी के पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत है। इशिबा का बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल जुलाई 2025 तक होना था। उसके बाद देश में आम चुनाव होने थे, लेकिन शिगेरू इशिबा ने प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले ही चुनाव 27 अक्टूबर को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। जापान की सत्ताधारी पार्टी एलडीपी की लोकप्रियता में हाल के समय में गिरावट दर्ज की गई है और इसी वजह से इशिबा जल्द चुनाव कराना चाहते हैं ताकि पार्टी को एकजुट किया जा सके। जापान के आम चुनावों में सत्ताधारी एलडीपी का मुकाबला कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान से होगा। साथ ही कंजर्वेटिव जापान इनोवेशन पार्टी भी मुख्य प्रतिद्वंदी है। संसद की 465 सीटों में से एलडीपी सांसदों की संख्या 258 है और यह पार्टी साल 2012 से सत्ता पर काबिज है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों की संख्या 99 है, वहीं कंजर्वेटिव जापान पार्टी के सांसदों की संख्या 45 है। इशिबा जापान के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं और प्रचार के दौरान भी उनका जोर सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ही रहा है। इजरायली रक्षा बलों आईडीएफ ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान में लक्षित जमीनी अभियान शुरू किया है। वे खुफिया जानकारी के माध्यम से हिजबुल्लाह के केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। आईडीएफ ने बताया कि वे सीमा के पास स्थित गांवों का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र में इजरायली समुदाय के लोगों के लिए खतरों को बेअसर करना है। इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान जनरल स्टाफ और उत्तरी कमान की योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। आईडीएफ ने इन हमलों की जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, आईडीएफ ने खुफिया जानकारी के माध्यम से दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकी ठिकानों बुनियादी ढांचों पर लक्षित जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आईडीएफ जनरल स्टाफ और उत्तरी कमान की रणनीतिक योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। इजरायली वायुसेना और आईडीएफ आर्टिलरी भी जमीनी बलों का समर्थन कर रहे हैं। आईडीएफ के नॉर्दर्न एरो अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न एरो अभियान स्थितिजनक आकलन के अनुसार गाजा और अन्य क्षेत्रों में युद्ध के समानांतर जारी रहेगा। इजरायली रक्षा बल युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश के साथ नागरिकों की रक्षा करने और उत्तरी इजराइल में नागरिकों को उनके घरों में वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इससे पहले आईडीएफ ने बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला कर मिसाइल लॉन्चर भंडारण सुविधा को नष्ट कर दिया था। सुरक्षा बलों ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर दी थी। उन्होंने बताया कि लेबनानी और इंटरनेशनल एयर स्पेस के लिए खतरा पैदा करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईडीएफ लेबनान में हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को कम करना जारी रखेगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।